अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज गुलशन इकबाल शेख ज़ैद सेंटर का फिजिक्स का प्रीलियम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं एमसीक्यूज़ के, कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हुए। इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसकी पहली एमसीक्यू है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v equal to ct cube, the dimension of constant cr। अब इसमें c की डायमेंशन बतानी है तो t क्यूब को नीचे फेंक दें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन t क्यूब। सही है। और फिर वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड और t क्यूब का आ जाएगा सेकंड क्यूब। तो ये सेकंड क्यूब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी और -3 इसकी और -1 इस वेलोसिटी का, तो ये पावर -4 हो जाएगी। मीटर इंटू सेकंड की पावर -4 हो जाएगी। जब उससे डायमेंशन बनाएंगे तो एल टी की पावर -4 आंसर आएगा। ये मैंने यहां सॉल्व करा है। v इक्वल है सी टी क्यूब, c यहीं रहा, t क्यूब नीचे चला गया। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, क्यूब है तो क्यूब, और ये नीचे से ऊपर गया तो पावर -3, बेस टाइम पावर ऐड हो गई तो मीटर इंटू सेकंड की पावर -4 है। जब इससे डायमेंशन बनाई तो एल टी की पावर -4 आ गया। एमसीक्यू नंबर सेकंड है, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपको पता है दो वेक्टरों के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ए बी कॉस थीटा। ये खातून पाकिस्तान के पेपर में भी थी। कंसीडर अ स्लिट ऑफ विड्थ प्रोड्यूसिंग अ डायफ्रैक्शन पैटर्न इफ m is either positive or negative integer, the diffraction minima occurs under the condition। आपको पता है कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2d sin थीटा होता है, और अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल हो, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, 2d साइन थीटा नहीं। और ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का मल्टीपल हो तो इसे मैक्सिमा कहते हैं, और लैम्डा अपॉन 2 का मल्टीपल हो तो इसे मिनिमा कहते हैं। यहां पे देखिए ये ए प्रिंट हो गया, ये ए नहीं है डी है। हर जगह पर हर ऑप्शन में ये ए प्रिंट हो गया। बुनियादी तौर पे इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डी 2d साइन थीटा बराबर है m लैम्डा। अगर आप इसका 2 इधर डिवाइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा m लैम्डा अपॉन 2 और इधर खाली रह जाएगा d साइन थीटा, और d साइन थीटा इसका पार्ट डिफरेंस है और वो m लैम्डा अपॉन 2 के बराबर आएगा। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। वो जो 2 इधर होता है ना डिवाइड में, वो इधर मल्टीप्लाई करके दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। मैंने यहां पे लिखा भी है इसको। एमसीक्यू नंबर 3 है, डी साइन थीटा एम लैम्डा होता है मैक्सिमा के लिए और डी साइन थीटा एम लैम्डा अपॉन 2 होता है मिनिमा के लिए। इस दफा उन्होंने मिनिमा के लिए पूछा है तो जो यहां 2 था ना वो इन्होंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा है। सही है। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ जाएंगे। ये देखिए, द प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन है पूरी। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड सोन, ये मॉडल पेपर में भी है शायद, और ये अभी खातून पाकिस्तान का पेपर सॉल्व करा है वहां पे भी है, ये यहां पर भी है। इंटेंसिटी लेवल के 2 यूनिट हैं, सोन और डेसिबल। एसआई यूनिट इसका सोन है। An object travels at constant speed around in a circle of radius 1 meter in 1 second. Then what must be magnitude its acceleration? कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्किल में जिसका रेडियस 1 मीटर है, सही ना, रिवॉल्व कर रहा है।
तो कह रहा है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि टाइम गिवन है 1 सेकेंड। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए, और उसमें रेडियस की जगह पर 1 रख दो और मीटर की जगह 1 रख दो, तो आंसर आएगा 4 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फार्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, और यहां पर आर कितना है 1 और टी भी कितना है 1, टी 1 सेकेंड है, आर 1 है। तो जब यहां 1 रखेंगे और यहां 1 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 1 ही रह जाएगा, ऊपर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली लिखा है AC बराबर है 4 पाई स्क्वायर और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अच्छी एमसीक्यूज बनी हुई है। अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला नहीं पता था, फाइनल रिजल्ट जो ड्राइव करते हैं हम लोग, तो ये एमसीक्यूज आप नहीं कर सकते थे, और ये कॉमन एमसीक्यू नहीं लगी हुई, इसलिए इसको ज्यादा अहमियत दीजिएगा। 7 देखें, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upward from the ground with a velocity of 20 meters per second. How high will it go? और जबकि g की वैल्यू का है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब मस्ट है कि हमें ये कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, और इसकी सॉल्यूशन मैंने ये कर दिया है। आप डाटा को माइंड में रखिएगा। वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड और g की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और बॉल को सीधा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। आइए जरा देखते हैं। यह है एमसीक्यू। फार्मूला मैंने लगाया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2gh इक्वल है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और जाहिर है जब ऊपर फेंका गया है तो फाइनल वेलोसिटी सही ना टॉप पर पहुंचकर 0 रुकेगी थोड़ी देर बॉल। तो इस vf की जगह पर मैंने 0 रख दिया, तो माइनस vi स्क्वायर बच गया, 2 वैसे ही रहा, और इस g की जगह -10 रखेंगे हम। क्यों -10 रखेंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है, और ये माइनस का v स्क्वायर यहां पर आ गया, क्योंकि इस vf स्क्वायर की जगह 0 आ गया तो माइनस v स्क्वायर आ गया। जब आपने g की जगह -10 रखा तो -20h हो गया, माइनस वैसे ही रहा, vi उसने 20 दिया था, 20 का स्क्वायर 400 होता है, और h को यहीं रखा, 20 इधर जाके डिवाइड हो गया, और 400 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर आएगा। इस तरह कैलकुलेट कर कर ये निकालना है। 1 मिनट तक आप चाहें तो इसको देखते रहे ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सके। एमसीक्यू नंबर है 8, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच weighing 3 kg when placed at a distance of 1 meter apart, और g की वैल्यू गिवन दी हुई है ग्रेविटेशन कांस्टेंट की 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जब आप न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ लगाएंगे तो g की जगह g की ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा, और दोनों मासेस m1 और m2 की जगह 3 into 3 रख दीजिएगा, और नीचे r की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है 3 into 3 9 को 6.67 10 की पावर -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इन्होंने क्या करा, 10 की पावर -11 तो वैसे ही रखा है, और 6.67 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 60.3 आ जाएगा। ये मैंने यहां लिखा भी है इसको। F इक्वल है g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, और g की वैल्यू ये रही m1 m2 3 into 3 है, और r की जगह 1। जब ये पूरा रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, जंपिंग of paratrooper from helicopter is an example of dynamic equilibrium. The angle between the two vectors A and B, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। A वेक्टर है 6i प्लस 8j प्लस 10k, और जो वेक्टर B है ना वो 6i है, ये 2 दफा j प्रिंट हो गया, तो 6i प्लस 8j माइनस 10k, और हमसे इनके दरमियान का एंगल पूछा गया। तो आपको पता है एंगल निकालने का फार्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b
ओवर ए बी, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। एमसीक्यू नंबर 10, थीटा इक्वल है कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और दोनों का कोफिशिएंट था 6, तो 6 इंटू 6 36। जे 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और दोनों का है ना कोफिशिएंट 8 और 8 था, तो 8 8 जा 64। और वेक्टर ए में और बी में ना के का जो कोफिशिएंट था वो 10 था, एक में -10 था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 10 जा 100 हो गया और के डॉट के 1। और 36 और प्लस 64 100 और माइनस 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ए डॉट बी 0। और जब इस ए डॉट बी की जगह 0 रखूंगा तो 0 डिवाइडेड बाय ए बी 0 हो जाएगा। और जब 0 का कॉस इनवर्स लेंगे तो 90, तो आंसर है 90 डिग्री। आइए जरा देखते हैं। ये था 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 6 जा 30 और आई स्क्वायर आई डॉट आई जो है वो 1 के बराबर। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा 64 और जे डॉट जे 1 था, और प्लस माइनस माइनस 10 को 10 से करा तो 100 था और के डॉट के 1 था। अब यहां पर मैंने इसको टिक क्यों नहीं करा? इसका आंसर था 90 डिग्री और यहां कहीं ऑप्शन में नहीं था, तो मेरे हिसाब से एक प्रिंटिंग मिस्टेक यहां हुई है, इसको जे के बजाय आई होना चाहिए था, और एक प्रिंटिंग मिस्टेक समझ में आई यहां हुई है, ये 10 डिग्री नहीं है, ये 90 होगा, यानी 90 डिग्री इसका आंसर है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 11, when a force act opposite to the direction of displacement the work done is negative। आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो इसका मतलब है वर्क क्या है, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंगल जो है वो 180 होगा और cos 180 -1 होता है, और वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा की जगह जब आप 180 रखेंगे तो आपको पता है कि cos 180 -1 आएगा, जिसकी वजह से वर्क की साइन नेगेटिव हो जाएगी। 12 है a children of mass m stands on a board of mass m। एक बच्चा है जिसका मास स्मॉल m है, एक बोर्ड पर खड़ा है जिसका मास जो है वो कैपिटल m है, which lies on a frictionless horizontal surface, और वो बोर्ड जो है वो हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है जिसकी फ्रिक्शन 0 है। The child starts walking with a speed v। बच्चे ने स्पीड v से क्या करा, सही है ना, वॉकिंग स्टार्ट करी with respect to the ground के लिहाज से। with what speed does the board recoil। तो बोर्ड की रिकॉइल स्पीड क्या होगी? इसका मतलब है चाइल्ड का मोमेंटम और बोर्ड का मोमेंटम बराबर है। अब चाइल्ड का मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो चाइल्ड का मोमेंटम है mv, ये इक्वल होगा बोर्ड का मास कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी कैपिटल V। अब उस कैपिटल V को वहीं रखते हुए जो M था वो नीचे लाके डिवाइड में ले आए, तो यह आंसर है। आप इसको देखिए इस तरह, एक बोर्ड है एक चाइल्ड है और दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा। ये एमसीक्यूज नंबर 12 देखें, ये चाइल्ड का मास है, ये उसकी वेलोसिटी है, स्मॉल लेटर से शो कर दी मैंने। ये बोर्ड का मास है, ये उसकी वेलोसिटी है, कैपिटल लेटर से शो। ये बोर्ड की वेलोसिटी बतानी है, इसको हमने यही रखा, यहाँ m इधर मल्टीप्लाइड होता है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो ये हो गया mv ओवर m। एमसीक्यू नंबर है 13, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फार्मूला लगाएं, F इक्वल होता है, ये रहा 13 में, F इक्वल होता है म्यू आर के। अब इधर R क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइड, इधर आके डिवाइड, तो F अपॉन R क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की रेशो, और इसको उसने वर्डिंग में बोला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशो है वो डैश के इक्वल होती है। मैंने कहा म्यू के इक्वल होती है, और म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
एक एमसीक्यूज फ्रिक्शन के टॉपिक से जरूर लगेगी, वो फ्लूइड फ्रिक्शन की लगे जैसा कि आपने खातून पाकिस्तान के पेपर में देखा, या ऐसे लगे। जो फ्रिक्शन का टॉपिक तैयार नहीं करेगा उसका 1 नंबर की एमसीक्यूज तो लाजमी जाया जाएगी। MCQ number है 14. A body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Find the work done by the force in 10 seconds. ये तो पूरा न्यूमेरिकल है। डाटा बनाओ पूरा। मास दिया हुआ है 5 kg, फोर्स दी हुई है 2 न्यूटन, तो F और M दिया हुआ है, इससे एक्सेलरेशन निकल आएगा। F बराबर है ma और a बराबर है f अपॉन m। f की जगह 2 रखूंगा, m की जगह 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 2/5। एहतियातन निकाल के रख लिया। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क होता है एफ डी के बराबर। f तो उसने दे दिया 10 सेकंड, d नहीं पता, तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर d की वैल्यू निकालने जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की, समझ में आई, उसे d कहें या s कहें, तो उस वक्त आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पेश आएगी। और एक्सेलरेशन हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है 2/5 कर। तो सब सही ना, सॉल्यूशन के बाद आंसर आएगा 40 जूल। कैसे, जरा यहां देखते, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। एमसीक्यू नंबर 14 देखिए। वर्क होता है एफ डी, फोर्स तो मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको 1 किया और आगे चला गया। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू एम ए होता है और A बराबर होगा F अपॉन एम। M नीचे आ जाएगा। F कितना है, 2 दिया हुआ था उसने, मास 5, तो मैंने 2/5 लिख दिया। अब ये S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, मैंने S की जगह डिस्प्लेसमेंट D लिख दिया। तो VI क्या है, 0, क्योंकि उसने कहा था इनिशियली रेस्ट में, तो मैंने इस दफा T की वैल्यू रखी नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, प्लस हाफ, इस A की जगह पे मैंने 2/5 रखा और T की जगह 10 सेकंड रखा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर 100 था, 100 को 5 से डिवाइड करा तो 20 आ गया, और 0 इंटू T 0 था, 20 और 0 ऐड हो गया तो आंसर 20 मीटर। अब जैसे ही मेरे पास D निकल आया तो D की ये वाली वैल्यू मैंने यहां रखी वर्क के फार्मूले में, और F की जगह पे 2 रखा, तो F की जगह पे 2 रखा और D की जगह पर 20 रखा, तो 22 ज़ा 40 जूल, 40 जूल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल। न्यूटन क्या समझता था कि जब साउंड वेव्स किसी मीडियम में से ट्रेवल करती है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जबकि लैपलेस ने इसको करेक्ट करके क्या कहा था कि ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। न्यूटन के मुताबिक आइसोथर्मल, अगर यहां पर लैपलेस का लिखा होता तो आइसोबैरिक होता, इसको टिक कर देते। फिर इफ वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम 1/4। ये खातून पाकिस्तान के पेपर में भी आई है ये एमसीक्यूज, और पास्ट पेपर में भी बहुत दफा आई है। सही है, जी का रिलेशन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली, यानी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और r क्या है इस दफा, रेडियस ऑफ अर्थ का डबल। डबल का मतलब है 2 रखो, तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो ये 1/4 रह जाएगा, तो मैंने लिख दिया ए ऑप्शन 1/4। फिर मैंने इसको सॉल्व करा, ये देखिए जी का फार्मूला क्या है, जी इनवर्सली डील करता है 1/r स्क्वायर, इस r की जगह 2 रख देना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर है 17। ब्रेग्स इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पेसिंग s between atomic similar parallel planes of a crystal। क्रिस्टल की एक जैसी पैरेलल प्लेन्स के दरमियान इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, वो s दिया हुआ है, जबकि जो नीचे ऑप्शन में सारे आंसर दिए हैं वो d में दिए हैं, तो बुनियादी तौर पर स्पेसिंग जो है वो d के बराबर है। इस s में भी गलत प्रिंटिंग हो गई, जिस तरह आंसर दिए उसमें d है, सिमिलर, सही ना। आगे कहता है विच ऑप्शन गिव्स करेक्ट फार्मूला,
तो ये ब्रेक्स की इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो देखें यहाँ 2 sin थीटा डिवाइड में इसको उधर फेंकेंगे ना तो 2d sin थीटा हो जाएगा, इक्वल होगा m लैम्डा के। इसलिए मैंने इसको, सही है ना, टिक कर दिया, ये लिखा हुआ है। ब्रेक्स इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d यहीं रहा, 2 और sin थीटा मल्टीप्लाइड होते इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये आंसर दिया हुआ था उसने इस तरह। अब है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो जब इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करेंगे तो कांस्टेंट हटा देंगे, और कांस्टेंट कौन है, 2 पाई और अंडर रूट जी। तो मैंने इन सब को हटा दिया, इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज। तो इसका मतलब है टाइम पीरियड किसका फंक्शन है, लेंथ का, लेंथ ऑफ पेंडुलम का। सही है, डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। मॉडल पेपर में भी टाइम पीरियड की एक एमसीक्यूज आ रही है, तो आइए जरा देखते हैं। कहता है द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में बी डिक्रीज्ड। आपको टाइम क्या करना है, कम करना है। तो इसका मतलब है आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन है तो टाइम पीरियड अगर कम हो रहा है तो लेंथ ऑफ पेंडुलम भी कम करनी पड़ेगी। तो डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये मैंने टिक कर दिया। एमसीक्यू नंबर 19 है, लाइट पासिस थ्रू 2 पैरेलल स्लिट्स एंड फॉल्स ऑन ए स्क्रीन। द पैटर्न प्रोड्यूस इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहे जब दो, सही ना, पैरेलल स्लिट से लाइट को पास किया जाता है और स्क्रीन पर पहुंचाया जाता है या गिराया जाता है, तो जो पैटर्न हासिल हो रहा है वो इंटरफेरेंस के, है ना, साथ साथ फला से भी हासिल होता है। तो टू इंटरफेरेंस एंड करके लिखा है, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से नहीं होता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से नहीं होता, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से नहीं होता, डायफ्रैक्शन से होता है। A man having mass 90 kg runs up a hill through a height of 5 meters in 3 seconds. The average power output of the man is, ये पूरी बुक की चैप्टर 7 की एग्जाम्पल है, 5 नंबर के न्यूमेरिकल में आती है, वो उन्होंने 1 नंबर की एमसीक्यूज लगा दी। पावर पूछी है, तो पावर होता है W/T, और W क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है तो ये W बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो पावर का फार्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी ओवर T, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और नीचे T है, तो mgh/T से सॉल्व होगा। उसने मास भी दिया हुआ है, वो m की जगह पर आ जाएगा, g भी दी हुई है 10, वो g की जगह पर आ जाएगा, हाइट दी हुई है 5 मीटर, वो इसकी जगह पे आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 3। यानी 90 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 900 हो गया, और 900 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 450 हो जाएगा, और 450 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे बल्कि 4500 हो जाएगा, और जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 1500 वॉट बच जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे। ये रहा 20, देखिए P इक्वल है W/T, और W इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh/T। m दिया हुआ था 90, g दिया हुआ था 10, h दिया हुआ था 5 डिवाइडेड बाई 3। मैंने डायरेक्ट कर दिया, 90 को 3 से डिवाइड करा 30 बचा, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करा 300, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करा 1500, तो 1500 वॉट आंसर है। आइए अब एमसीक्यूज नंबर 21 देखते हैं। ये मैंने टिक इसलिए नहीं करा कि इसमें कोई भी आंसर नहीं है। कह रहा है इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च एट एन एंगल ऑफ डैश विद द हॉरिजेंटल। आपको पता है मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल होता है ना वो 45 डिग्री का होता है, और यहां कहीं पे भी 45 नहीं है। या तो आप इस 7 को 4 करें तो आंसर है, या इस 6 को 4 करें तो आंसर है, या इस 5 को 4 करें तो आंसर है। वो मैंने यहां पर सॉल्व भी कर दिया 21 को। ये कैसे निकालते, फार्मूले याद होना जरूरी है, फार्मूले पे जाएंगे।
रेंज का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। यानी ये साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो ये जो रेंज है ना वो मैक्सिमम रेंज बन जाएगी। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो अगर ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाए यानी मैक्सिमम हो जाए तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी बन जाएगा। और जब इस साइन 2 थीटा को 1 लेकर आप एंगल निकालेंगे ना तो 45 आएगा। कैसे? वो ये रहा, साइन 2 थीटा 1 है क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 2 थीटा यहीं रहा, साइन इधर जाके इनवर्स हो गया, 1 का इनवर्स ऑफ साइन कैलकुलेटर से लेंगे तो 90 आएगा, और इस 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी है 24 वाली, यही समझा दे रहा हूं। कह रहा है के डॉट जे मल्टीप्लाइड बाई आई क्या होगा? तो मैंने कहा आई डॉट जे के होता है, लेकिन आई डॉट गलत निकल गया मुझसे, आई क्रॉस जे के होता है और जे क्रॉस आई माइनस के होता है। तो इस दफा जे क्रॉस आई है, ये माइनस के है और ये के है। अब माइनस प्लस माइनस माइनस बाहर रख दिया तो के डॉट के, और के डॉट के 1 होता है तो इसका आंसर है -1। ये एमसीक्यू नंबर 24 थी, अभी आ जाएगी तो लॉजिक मैंने पहले ही बता दी है। ये पहले 22, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ये टॉर्क की डेफिनेशन है। 13 में इन सिंपल हार्मोनिक मोशन a particle is oscillating in such way that its total energy remains conserved. When this particle reaches its two extreme position, its potential energy at extreme position becomes maximum. अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन अंजाम दे रहा है तो टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और इस दफा इसने टर्मिनल पे पूछा है तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी का पूछा है टर्मिनल पर, मैंने कहा मैक्सिमम। दोबारा सुन ले, टर्मिनल पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक 0। मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल 0, और टोटल एनर्जी हर वक्त कांस्टेंट रहती है। तो इस दफा पोटेंशियल एनर्जी का पूछा था मैंने मैक्सिमम बता दिया। 24 मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, ये मैंने अभी आपको सॉल्व बताया, के डॉट जे क्रॉस आई माइनस के होता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और के डॉट के जो है वो 1 हो जाएगा, तो -1 आंसर है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज, मैंने कहा π/30। कह रहा है जो मिनट की सुई होती है रिस्ट वॉच की, उसकी एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा बतानी है। तो भाई मैंने कहा ओमेगा के फार्मूले पे जाना पड़ेगा, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/T। तो मैंने यहां सॉल्व करा है। ये एमसीक्यूज नंबर 15 देखिए, ओमेगा बराबर है 2π/T, और 1 मिनट की सुई जब अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो ये टी की जगह पे मैंने 60 सेकंड लिख दिया है। अब मैंने 2 से 60 को काटा तो 30 आ गया, तो π/30, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो ये यूनिट है π/30 रेडियन पर सेकंड, इसका आंसर था। एमसीक्यू नंबर है 19, यहीं से पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½mv², और उसने सवाल में ये कहा है कि वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी मास को कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी डबल कर दें। तो मैंने इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करा और सारे कांस्टेंट हटा दिए, 1/2 भी कांस्टेंट था, मास भी कांस्टेंट था, तो और वेलोसिटी को वेरिएबल के तौर पे लिया। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डील करती है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो इस v की जगह 2 रख दीजिए,
तो 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। अगर आप वेलोसिटी को थ्राइस करते तो यहाँ 3 रख देता, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स होती काइनेटिक। इस दफा 4 टाइम्स का मसला है क्योंकि उसने वेलोसिटी को डबल करा था। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। इसको मैंने पहले बता दिया। अब आइए वापस एमसीक्यूज नंबर 26 की तरफ। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये जरूर आएगा परसों के पेपर में कि लाइट ईयर, लोग समझते हैं लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, क्योंकि एयर आ रहा है ना तो जहन में आता है टाइम का, इसने ऑप्शन ए पर टाइम लिखा है, जबकि ये डिस्टेंस का यूनिट है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 27। The number of significant figures in 1.6 10 की पावर -19 is। तो जब भी 10 की पावर कुछ दे या एक्सपोनेंट दे तो उस पर हाथ रख दिया करें, छुपा दें इसको। 10 की पावर -19 नजर ही नहीं आ रहा, खाली 1.6 में चेक कर ले। तो 1.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। तो जब भी एक्सपोनेंट दे, वो पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे 10 की पावर, उसे देखें ही नहीं, उस पर हाथ रखकर उसके बराबर वाले देखें, उसमें से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल दें तो वो आंसर आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 1/4 मीटर। एक लेंस की फोकल लेंथ 1/4 मीटर है, उसकी पावर बताइए। तो पावर का फार्मूला है 1/4 फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए और इन्होंने मीटर में गिवन दी है, तो उस आप f की जगह पे 1/4 रखेंगे और जब सही ना डिवीजन को मल्टीप्लाइड से चेंज करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन पलट कर 1/4 के बजाय 4/1 हो जाएगी, यानी 4 आ जाएगी। तो 4 डायोप्टर के बराबर है। दो डबल मेहनत कर रहा हूं, एक तो मैंने वहां बताया और ये फार्मूले से भी। ये रहा एमसीक्यू नंबर 28। पावर इक्वल है 1/f इन मीटर और f क्या दिया हुआ है 1/4। जब आप इसे पलटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर है 4 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस का यूनिट भी याद रखना है, 4 डायोप्टर होता है। 29 मैंने अभी आपको बताई थी, अहम एमसीक्यूज थी, बहुत आती रहती है, पास पेपर में भी थी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ ए स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स की 2 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/2 होता है, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। अगर मैं कहता डिस्टेंस बिटवीन, ये चेंज हो सकती है, ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो आंसर होगा λ/4। और अगर पूछूं डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स या डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, नोड भी कंसेक्यूटिव और एंटी नोड भी, तो आंसर होगा λ/2। कंसेक्यूटिव नोड हो या एंटी नोड्स हो 2, तो डिस्टेंस λ/2 है, और एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4 है। 30 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स ऑफ ए स्टेशनरी वेव विल बी λ/2। 31st है if the frequency of the 5th harmonic of a vibrating string is 200 Hz, its fundamental frequency is 40 Hz। ये रिड्यूस में कट गया है टॉपिक, स्टैंडिंग वेव का वहां से आया है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है। ये तो नोड वाला था, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 होगा। 31st को देखिए, फार्मूला होता है Fn इक्वल टू n ऑफ F1, और F1 हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और इस दफा वही उसने पूछी है। उसने कहा है जब 5 मोड में सही ना रेजोनेट कर रही हो स्ट्रिंग, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो मैंने Fn इक्वल टू n51, तो इस n की जगह 5 रखा, इस n की जगह 5, फिर मैं F1 निकाली इधर, तो 5 इधर मल्टीप्लाइड होते इधर आके डिवाइड, तो ये F5/5 हो गया। F5 5 मॉड की उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई 200 हर्ट्ज, तो 200 को 5 से डिवाइड करा तो 40 हर्ट्ज आंसर है। तो यहां देख लेते हैं एमसीक्यूज। 31st में ये देखिए, इसका आंसर है 40 हर्ट्ज।
द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्री स्पेस इज 0। ये 2-3 कॉलेजेस के पेपर में आ रही है। ये खातून पाकिस्तान के पेपर में भी था। आपको पता है वैक्यूम में से वेलोसिटी सही है ना, साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती, तो 0। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, वर्बली कर जाएंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, आ रही है बात समझ में। एसएचएम के टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप टाइम पीरियड के फार्मूले को पलट दें, वो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है। तो 2 पाई के नीचे 1 था तो मैंने इसको पलटा 1 ओवर 2 पाई, और टाइम पीरियड में था एल ओवर जी तो इसको भी पलटा तो जी ओवर एल। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। एमसीक्यू नंबर है 34। Two convex lenses of the same focal length f are kept in contact with each other. The focal length of combined lens will be, कह रहा है दो लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ सेम है और f है, उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? तो मैंने कहा f/2। कैसे? फार्मूले से करना होता है। अब आप इसका फार्मूला देखें, ये रहा 34, ये 1 ओवर f इक्वल है 1 ओवर f1 प्लस 1 ओवर f2। और आप अगर इसका एलसीएम लेकर उसे पलट देंगे तो फार्मूला आ जाएगा f इक्वल है f1 f2 ओवर f1 प्लस f2। इसलिए और करके लिखा है। आप फार्मूले को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं है। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी? f1 मल्टीप्लाई बाय f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। अब f1 भी f है, f2 भी f है, और ये वाली f1 भी f है और ये वाली f1 भी f है। तो f इंटू f f स्क्वायर हो गया और f प्लस f 2f हो गया। तो एक f से एक f कट गया, तो ऊपर बचा f, नीचे बचा 2, तो ये f/2 आ गया। तो कंबाइंड फोकल लेंथ f थी, वो f/2 के इक्वल है। एमसीक्यू नंबर है किलोवाट आर इज ए यूनिट ऑफ। किलोवाट से लगता है कि ये पावर की तरफ जाएगा। अगर ये वाकई किलोवाट होता तो ये पावर का यूनिट था इसका, लेकिन किलोवाट आर जो है ना वो एनर्जी का यूनिट है, और ये पावर के फार्मूले से ही अलग किया जाता है। इसी से इलेक्ट्रिसिटी बेची जाती है। पावर होता है W/T, और W यहीं रखें, T को उधर फेंक दें, तो W बराबर आ जाएगा PT के। तो पावर का बड़ा यूनिट लेंगे आप किलोवाट, तो टाइम का भी बड़ा यूनिट ले लेंगे आर, तो ये किलोवाट पर आर आ जाएगा, किलोवाट इंटू आर आ जाए। ये एनर्जी का यूनिट है, और ये मॉडल पेपर में भी है। ये 36 है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग डाउन ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विल बी। आपको पता है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के एक्सेलरेशन का फार्मूला है a इक्वल टू जी साइन थीटा। तो g की वैल्यू है 9.8 और थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30 0.5 आएगा। 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से तो आंसर आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा 35। P बराबर है W/T, T उधर फेंका था तो W बराबर है PT। पावर का यूनिट था किलोवाट, टाइम का आर, तो यूनिट आया था किलोवाट आर। और नेक्स्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन वाली, वो ये रही 36। A इक्वल होता है जी साइन थीटा, G 9.8, थीटा 30, साइन 30 1/2, 9.8 को 2 से डिवाइड 4.9। अब इन्होंने कहा है कि एक रेडियन किसके इक्वल है 37 में, तो भाई 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब उसने रेडियन पूछा है तो रेडियन को इधर रोक लेना, 2 पाई को इधर ले जाकर डिवाइड, तो 360 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे आप तो 57.3 डिग्री आएगा। तो एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाजमी नंबर देकर जाएगी, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ये रहा 57.3। एमसीक्यूज नंबर 30 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपको पता है टॉर्क है, ये खातून पाकिस्तान के पेपर में भी लगा। तो रेट ऑफ, मैंने कहा था वहां पर भी कि 3 रेट याद कर ले,
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है जो ये लिखा हुआ है, और रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है। मैंने फिर भी इसका 38 का फार्मूला लिखा है यहां पर, टॉर्क बराबर है dl/dt। नेक्स्ट एमसीक्यू है, if we narrow the distance between two slits in young double slit experiment, the fringes width, कह रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स कम कर दें तो फ्रिंज की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, मैंने कहा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो मैं फ्रिंज स्पेसिंग के फार्मूले पे गया, या विड्थ ऑफ फ्रिंज का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल है एल लैम्डा ओवर डी, और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है, और डी और डेल्टा एक्स के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। उसने कहा हम स्लिट को करीब ला रहे हैं, इसका मतलब है आप डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कम कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आंसर इंक्रीज को टिक कर दिया। 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट एसएचएम, कह रहा है हैंगिंग स्प्रिंग सपोर्टिंग वेट, ये एसएचएम करता है। एक हैंगिंग स्प्रिंग है और सही है ना, उससे एक वेट आपने वो कर। सेकंड कह रहा है दी बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच, वॉच का जो बैलेंस व्हील है ये भी एसएचएम में होता है। कह रहा है दी व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल, व्हील ऑफ ऑटोमोबाइल जो है वो एसएचएम नहीं करता, और दी स्ट्रिंग ऑफ वायलिन जो है ये भी एसएचएम कर रहा होता। 41 द मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। जो मैक्सिमम डिस्टेंस का वर्ड होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रेंज कहलाता है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है वो हाइट कहलाता है। लास्ट एमसीक्यू है द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, मैंने कहा आर ओमेगा स्क्वायर, फार्मूला याद कर लें वरना मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करा है, और वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल है वी स्क्वायर ओवर आर, और वी बराबर होता है आर ओमेगा के, स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो ये आर का भी स्क्वायर हो गया, ओमेगा का भी स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर ओमेगा स्क्वायर बच गया। गौर से देखिएगा, सुकून के साथ देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद में 2 और 3 कॉलेजेस की मजीद एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूं, तो ये तकरीबन 42 5 पेपर 210 एमसीक्यूज हो जाएंगी। इसमें से कुछ रिपीट होंगी लेकिन मेजॉरिटी सॉल्व हो जाएगी आपकी, और 50% मार्क्स एमसीक्यूज के हैं। ज्यादा स्कोर वही करेगा जिसके एमसीक्यू सही हो जाएं और 5 न्यूमेरिकल वो सेक्शन बी के शॉर्ट में कर जाए। जो दुआ में याद रखेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।